हाथरस केस में सबसे बड़ा खुलासा। हाथरस केस में आया नया मोड़। हाथरस केस का चश्मदीद आया सामने। पीड़ित की मां, भाई ने उसे जमीन पर पड़े देखा था। मां भाई के सामने ही पीड़ित तड़प रही थी। लवकुश के घर जाकर घटना बताई। सीबीआई ने चश्मदीद को अब बुलाया है। तो हाथरस केस में ये सबसे बड़ा खुलासा किया है चश्मदीद ने। ये पहला चश्मदीद सामने आया जिसका दावा है कि उसने देखा था कि पीड़ित जमीन पर पड़ी हुई तड़प रही थी। उसके मां और भाई वहीं खड़े थे और तब जाकर उसने लवकुश के घर पर यह पूरी घटना बताई थी। मैं तो अपने खेत में नया काट रहा था। मैं चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मैं वहाँ पर पहुँचा। उसकी माँ, उसका भाई खड़े हुए थे। वो लेटी हुई थी लड़की। उसके बाद मैं लवकुश की माँ को लेवाने चला गया। तो 3 दिन में उसका भाई ने वहाँ से निकल आया। जब मैं वहाँ पर पहुँचा वापस द्वारा, तो उसकी माँ बोली, बेटे हमारे घर का बेटा बुला ला लड़के को। जब मैं गांव में आ रहा था तो भाई साहब मिला। गुड्डू भाई साहब, मैंने उससे कहा, भाई साहब ऐसी बात है। उसने कहा, बेटा घर जाए कह दी। तो मैंने घर आके कह दी सत्येंद्र बोला क्या, हाँ आज हमको जब 5-6 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद मैं अपने घर आ गया। मैंने अपनी माँ से कहा, भाई से कहा, हम गए। उसके बाद उसके पीछे उसका भाई गया। जब तक और 4-6 लोग भी इकट्ठे हो गए। तो खेत किसका है? हमारा। अच्छा, आप ही का खेत। कितनी दूर होंगे आप? जहाँ बात हुई थी, ये घटना हुई थी, उससे कितनी दूर थे? मैं दूर था अपने। कितना लगभग तो कोई पता ना, कितने दूर है, ऊपर 20-25 कदम होंगे। अच्छा, 20-25 कदम पे। अच्छा, यही पूरा घटनाक्रम हुआ। हाँ। उसके बाद फिर आप लोगों से मिले या किसी से नहीं मिले? नहीं, माँ मिला था। पुलिस लाइन गए थे? हाँ। अच्छा, क्या बताया वहाँ पे? जो देखा वही बताया। और हाथरस से हमारे सहयोगी आरिफ खान लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आरिफ, आए दिन इस पूरे मामले को लेकर देख रहे हैं हम कि एक के बाद एक नया ट्विस्ट सामने आ रहा है और जो दावा यहां पर पहला चश्मदीद कर रहा है उसने तो सबको यहां पर हैरान कर दिया है। तो आरिफ से संपर्क टूट गया है। वापस संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आरिफ जो ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है, यानी कि हाथरस पर जो मौजूद है, वहां से लगातार वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार आप तक सच पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं। और अब ये हाथरस केस का चश्मदीद एक्सक्लूसिव आपने सुना। मां भाई के सामने ही पीड़ित लड़की तड़प रही थी। तब जाकर इस चश्मदीद ने लवकुश के घर जाकर पूरी घटनाक्रम को बताया था और अब सीबीआई ने चश्मदीद को बुलाया है। तो मां और भाई के सामने ही पीड़ित लड़की तड़प रही थी। वो दावा है जो पीड़ित की मां के बयान से बिल्कुल अलग है। और सीबीआई इस पूरे मामले को तो इन्वेस्टिगेट लगातार कर ही रही है। एक के बाद एक पूछताछ हो रही है और अब सीबीआई ने इस हाथरस केस के चश्मदीद को भी बुलाया है और इससे भी पूछताछ की जाएगी। तो क्या कुछ कहा था चश्मदीद ने, वो हमने आपको सुनाया कि किस तरीके से उसने देखा। जो वहां घटनाक्रम से मतलब मौके से सिर्फ 20 से 25 कदम की दूरी पर ही खड़ा था, उसने देखा कि लड़की जमीन पर पड़ी तड़प रही है और उसके मां और भाई वहीं पर मौजूद हैं। आरिफ एक बार फिर जुड़ गए हाथरस से हमारे साथ। आरिफ, एक और नया दावा, अब चश्मदीद का यह खुलासा। देखिए, बिल्कुल ये जो नाबालिग सामने आया है, बताया जा रहा है कि इसी का खेत था और जिस वक्त की वारदात हुई थी उस वक्त खेत से महज चंद कदमों की दूरी पर था। देखिए, उसका साफ कहना ये है कि जिस वक्त वारदात हुई थी उस वक्त वो थोड़ी दूर पर था और जो लड़की थी जिसकी मौत हुई है वो जमीन पर पड़ी हुई थी। उसकी माँ वहाँ मौजूद थी, उसका भाई वहाँ मौजूद था, यानी कि सबकी जानकारी में था क्या मामला क्या है। अब चूंकि मामला छोटू जिसको बोला जा रहा है, अब वो निकलकर बाहर आया है तो सीबीआई की टीम ने उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जहां अस्थायी ऑफिस बनाया गया है। सीबीआई की उससे लगातार पूछताछ कर रही है। करीब आधा पौन घंटा हो गया उससे पूछताछ करते हुए कि आखिर माजरा क्या था। चूंकि खेत उसी का था, खेत के आसपास वो मौजूद था, यानी कि बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो उसको जानकारी है। देखिए, सीबीआई अब उस
नाबालिग बच्चे से क्या क्या निकलवा पाती है, क्या क्या उससे पूछताछ के सामने निकाल पाती है, ये अब बात की बात है। लेकिन एक बड़ा अहम जो चश्मदीद गवाह मान लीजिए या यूं कहें कि एक बहुत बड़ी कड़ी है इस पूरे केस की, जो पूछताछ सीबीआई की टीम इससे करेगी और क्या कुछ खुलासे सामने निकल कर आते हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ आपका इस जानकारी के लिए। और सीधे आपको ले चलते हैं बलरामपुर, जहां के दौरे पर है सीएम योगी। इस वक्त कुछ कह रहे हैं। गोंडा में भी एक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना होगी, यानी एक कमिश्नरी में जहां आज 70 वर्षों में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना, मात्र 3.5 वर्षों में 3 मेडिकल कॉलेज उस कमिश्नरी के अंदर बन रहे हैं। ये है विकास की प्रक्रिया। पहले आपको बिजली नहीं मिलती थी, आज बिजली मिल रही है। पहले सड़कें गड्ढा युक्त थी, आज सड़कें गड्ढा मुक्त बनने का एक बृहद कार्यक्रम चल रहा है। पहले लोगों को रोजगार और नौकरी नहीं मिलती थी, आज मैं इस कार्यक्रम के आने के ठीक पहले हमारे विधायकों ने आपके जनपद में भी अपने युवाओं को शिक्षक बनने का सर्टिफिकेट दिया होगा, और सर्टिफिकेट देने के साथ ये साबित किया है कि प्रदेश में हर नौजवान को नौकरी की गारंटी सरकार देने जा रही है या रोजगार की गारंटी सरकार देने जा रही है। पिछले 3 वर्ष में हम लोगों ने 3 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी दी है, और 3 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी देने के बाद अगले 1.5-2 वर्ष के लिए भी हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया है कि 3 लाख अतिरिक्त नौजवानों को नौकरी देंगे। उसमें से 31,227 को आज ही नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। याद करिए, पहले ये नौकरी कहाँ होती थी? ये नौकरी पहले या तो जाति की भेड़ चढ़ जाती थी, या किसी जनपद की भेड़ चढ़ जाती थी, या फिर भ्रष्टाचार की गोली लगकर के उसकी भेड़ चढ़ जाती थी, और जो कुछ बचा कुचा होता था न्यायालय के स्टे के कारण नौजवान बूढ़ा जाता था, लेकिन कभी भी ये नियुक्तियां नहीं खुल पाती थी। आज हमने हर प्रकार की बाधा को दूर किया। ये वही लोग हैं जो लोग जातीयता की भेंट नौजवानों की जवानी को चढ़ाते थे। उनको नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, उनके लिए कोई कारोबार नहीं, प्रदेश में व्यापक गुंडा राज और अराजकता पैदा करने का प्रयास करते थे। वही लोग हैं आज जो विभिन्न प्रकार की विघ्न बाधा विकास की इस प्रक्रिया में डालने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पास कोई एजेंडा विकास का नहीं, उनके पास नौजवानों के लिए कोई एजेंडा नहीं, किसानों के उत्थान के लिए नहीं, महिलाओं के कल्याण के लिए नहीं, किसी गरीब के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए, किसी के लिए भी उनके पास कोई योजना नहीं। और इसलिए जातीयता के आधार पर समाज को लड़ाना, मत और मजहब के आधार पर फिर से उसी खाई को चौड़ी करके अराजकता पैदा करने का उनके द्वारा जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, उस कुत्सित प्रयास के खिलाफ समाज को जागरूक होना पड़ेगा। ये प्रदेश आज विकास की जिस प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा है, इस प्रक्रिया का परिणाम है कि आज नेपाल की सीमा से सटे हुए थारू जनजाति के गांव में भी विकास पहुंच रहा। वहां सड़क बन रही है, वहां बिजली जा रही है, वहां मकान जा रहे हैं, थारू कला केंद्र की स्थापना और म्यूजियम की स्थापना वहां पर हो रही है। आज वहां पर विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने के साथ साथ लोगों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। वृद्धजनों को पेंशन की सुविधा का लाभ, निराश्रित महिलाओं को पेंशन की सुविधा का लाभ, दिव्यांग जनों को पेंशन की सुविधा का लाभ और शासन की सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो किसान, पहले प्रधानमंत्री हम लोगों ने पहले चरण में उनकी ऋण माफी के कार्यक्रम को संपन्न किया। हमने किसानों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से भी 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था देकर के वह किसी भी साहूकार के या सूदखोर के चपेट में आकर के अपने जीवन के साथ खिलवाड़ न कर बैठे। इसलिए 6,000 रुपए हर साल किसान के खाते में 4-4 महीने की 3 किस्तों के आधार पर वह पैसा किसान के खाते में जाएगा। इसके लिए व्यवस्था निरंतर एक प्रारंभ करनी है। आज किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर अपनी उपज को बेच सकता है। क्रय केंद्र सरकार स्थापित कर रही है।
किसान को उनकी उपज की गारंटी देने का कार्य हो रहा है। तो बलरामपुर की चीनी मिल आप देख रहे होंगे, चीनी मिल समय पर गन्ना मूल्य का भुगतान करके किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का काम भी कर रही है। पहले इन चीनी मिलों का भी शोषण होता था और इसके माध्यम से किसानों का भी शोषण होता था। ये शोषण करने वाले लोग कोई और नहीं थे, सत्ता में जो लोग बैठे हुए थे वही शोषण का काम करते थे। आज किसानों का शोषण नहीं, बल्कि पहले से व्यवस्था एक पारदर्शी व्यवस्था बना दी गई है। न जाति के आधार पर, न क्षेत्र और भाषा के आधार पर, न किसी बात के आधार पर, न मत और मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। सबका साथ, सबके विकास और सबके विश्वास की भावना के साथ विकास की योजना का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंच सके, यह सरकार अपनी मंशा के अनुरूप कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। और शासन की योजनाओं को प्रत्येक जन तक पहुंचाने की जो योजना है, उसी क्रम में आज हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय के इस 300 बेडेड यहाँ पर एक चिकित्सालय के शिलान्यास के क्रम में हम लोग आपके बीच में आए हैं। मैं यहाँ पर विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग से भी और कार्यदायी संस्था से भी कहूँगा, ये कार्यक्रम उन्होंने 3 दिन के अंदर तैयार किया। यद्यपि मैं कोविड-19 के दौरान भी यहाँ आया था और उस दौरान मैंने यहाँ का चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया था। तब मैंने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, श्री पटुराम जी से, श्री कैलाशनाथ शुक्ला जी से, श्री राम प्रताप वर्मा जी से, श्री शैलेश सिंह जी से, इन सबसे मैंने तब कहा था, मैंने कहा चिंता मत करिए, मैं बहुत शीघ्र आऊँगा। लेकिन इस दौरान कोविड-19 का संक्रमण कम ज्यादा लगातार होता रहा। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का अभिनंदन करना चाहता हूं कि 24 करोड़ जनता ने शासन के साथ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस तेजी के साथ अपना योगदान दिया, उसका परिणाम रहा उत्तर प्रदेश का परिणाम। तो बलरामपुर के 2 दिन के दौरे पर हैं सीएम योगी, यहां संबोधित कर रहे थे। रुक रहे छोटे से ब्रेक पे, जल्द लौटते हैं।